Good morning to all of you. This is today the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is how should India tackle diabetes load. In this article we will discuss about diabetes problem. The second issue is what can CAQM do to improve Delhi air. In this article we will discuss about Commission for Air Quality Management. The third issue is why is there a row over climate finance. In this article, we will discuss about climate finance and COP29. The fourth issue is related to H5N1. So let's discuss all the issues in detail. Can India become a diabetic capital of world? In this article, we will discuss about diabetes. This article is related to UPSC syllabus, GS paper 2, health, government policies and intervention, and it also related with GS paper 3. Why news? On International Diabetes Day, November 14, there was bitter news for nations of the world. एवरी ईयर नवंबर 14 को इंटरनेशनल डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार वर्ल्ड के ऑल नेशंस के लिए ये एक बिटर न्यूज रही है कि वर्ल्ड के अंदर डायबिटिक पेशेंट का नंबर 800 मिलियन को क्रॉस कर चुका है. A paper published in the Lancet based on a global study recorded over 800 million adults living with diabetes with more than half not receiving treatment. लैंसेट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अडल्ट डायबिटीज पेशेंट का जो नंबर है वो 800 मिलियन को ओवर कर चुका है. इनमें से मोर देन हाफ ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है. इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैं. द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट लिविंग विद आइदर टाइप 1 और टाइप 2 diabetic in the world has surpassed 800 million, over 4 times the total number in 1990. Of this 800 million, over a quarter, 212 million live in India, with another 148 million in China. पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं ये अबाउट 800 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं और इन 800 मिलियन पेशेंट में से वन क्वार्टर इट मीन्स 25% इंडिया के अंदर है जो कि 1212 मिलियन पेशेंट को यहाँ पर कंप्राइज करता है एंड 140 मिलियन पेशेंट चाइना के अंदर है जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है डायबिटिक पेशेंट के मामले में. टॉप पर इंडिया है जहाँ पर 212 मिलियन इट मीन्स अबाउट 21 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर डायबिटिक हैं. की पॉइंट्स ऑफ द लैंसेट स्टडी. अभी जो ये लैंसेट स्टडी की कुछ की फाइंडिंग्स आई हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द लैंसेट पेपर आइडेंटिफाइज ओबेसिटी एंड पुअर डाइट्स एज इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ द राइजिंग टाइप 2 डायबिटीज रेट्स. टाइप 2 डायबिटीज रेट्स इसलिए इंक्रीज हुआ है बिकॉज ओबेसिटी एंड पुअर डाइट ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर है. ओबेसिटी एंड पुअर डाइट को लैंसेट के इस स्टडी ने टाइप 2 डायबिटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया है. Diabetes rates was high or increased more in some of the regions where obesity was also high between 1990 and 2021 compared to many high income countries. डायबिटीज उन कंट्रीज में इंक्रीज हुआ है जहां पर ओबेसिटी पहले से प्रिवेल है या इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स हाई इनकम कंट्रीज के कंपेयर में लो इनकम कंट्रीज के अंदर ओबेसिटी एंड पुअर डाइट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. इन्हीं कंट्रीज के अंदर डायबिटीज़ इंक्रीज हुआ है जबकि हाई इनकम कंट्रीज में डायबिटीज़ और ओबेसिटी की प्रॉब्लम उतना नहीं है जितना लो इनकम कंट्रीज के अंदर है. इन हाई इनकम कंट्रीज स्पेशली दोज इन द पैसिफिक एंड वेस्टर्न यूरोप वेयर ओबेसिटी एंड डायबिटीज रेट्स डिड नॉट राइज और रोज बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. हाई इनकम कंट्रीज में स्पेशली पैसिफिक और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन कंट्रीज के अंदर ओबेसिटी एंड डायबिटिक प्रॉब्लम उतना राइज नहीं हुआ है जितना कि लोअर इनकम कंट्रीज के अंदर ये राइज हुआ है. इंडिया हैव अ ड्यूटी टू फोकस ऑन द वल्नरेबल लोअर मिडिल क्लास सेमी अर्बन एंड रूरल पीपल. इंडिया के लिए ये स्टडी यहाँ पर फोकस कर रही है और स्पेशली इंडिया के लिए इस स्टडी ने कहा है कि इंडिया को वल्नरेबल लोअर मिडिल क्लास सेमी अर्बन एंड रूरल पीपल पर फोकस करना चाहिए. Important aspect that the study highlighted was the lack of access to treatment for people with diabetes. इस स्टडी का जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जिसको इसने हाईलाइट किया है वो है कि डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस का लैक है. इट मीन्स इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है.
Study highlights widening global inequality in diabetes, with treatment rates staggering in many low-income and middle-income countries, where numbers of adults with diabetes are drastically increasing. लैंसेट की स्टडी डायबिटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट की इनक्वालिटी को शो कर रही है, और ये जो इनक्वालिटी है ये ग्लोबल इनक्वालिटी है, बिकॉज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में डायबिटिक पेशेंट का नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। इन पीपल तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके ट्रीटमेंट को लेकर एक inequality period हो चुका है। इट इज़ वेरी कंसर्निंग दैट यंग पीपल फेसिंग डायबिटीज इन लो इनकम कंट्रीज and in the absence of effective treatment are at risk of lifelong complications including amputation, heart disease, kidney damage or vision loss, or in some areas premature death. बिकॉज वर्ल्ड के अंदर यंग पीपल डायबिटीज से काफ़ी अफेक्टेड हो रहे हैं। लो इनकम कंट्रीज के अंदर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लैक की वजह से कुछ लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस इन पीपल को फील करने पड़ रहे हैं, सच एज एम्प्यूटेशन, हार्ट डिसीज, किडनी डैमेज, विजन लॉस, और इन सम केसेस प्री मैच्योर डेथ भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। What is diabetes? Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas can no longer make insulin or the body cannot make good use of the insulin it produces. डायबिटिक एक क्रॉनिक डिसीज है जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन मेकिंग नहीं करता है, या पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन मेकिंग किया जाता है और हमारी बॉडी उसको गुड यूज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर डायबिटीज ये टू कंडीशंस में होता है। एक कंडीशन जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन मेकिंग नहीं कर पाता है और हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल बैलेंस नहीं हो पाता है। सेकेंड सिचुएशन जिसमें पैनक्रियाज के थ्रू इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, बट बॉडी उस प्रोड्यूस्ड इंसुलिन को गुड तरीके से यूज नहीं कर पाती है। इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ये एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन इफेक्टिवली लीड्स टू रेज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया। बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर नहीं बन पाता है या फिर प्रोड्यूस्ड इंसुलिन का हमारा बॉडी बेटर तरीके से यूज नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। ओवर द लॉन्ग टर्म हाई ग्लूकोज लेवल कैन कॉज डैमेज ऑफ द बॉडी एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। बॉडी के अंदर अगर हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो इसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज फेलियर हो सकता है। डायबिटीज इज अ मेजर कॉज ऑफ किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। डायबिटीज की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन की प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, दिस इज अ कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल इन पैनक्रियाज। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्यून सिस्टम इंसुलिन मेकिंग बीटा सेल जो कि पैनक्रियाज में होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इन दिस सिचुएशन आवर बॉडी प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में हमारा बॉडी वेरी लिटिल और नो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 1 डायबिटीज रिक्वायर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का डेली एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस सिचुएशन में। इट इज ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज बिकॉज इट इज यूजुअली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है बिकॉज ये चिल्ड्रन एंड यंग पीपल को ज़्यादा डायग्नोस्ट करता है। सिम्टम्स इंक्लूड excessive excretion of urine, thirst, weight loss, constant hunger, vision changes and fatigue। टाइप 1 डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं उसमें एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड थर्स्ट, वेट लॉस, कांस्टेंट हंगर, विजन चेंजेस एंड फैटिग, ये कुछ टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। टाइप टू डायबिटीज अकर ड्यू टू इनफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन दैट बॉडी प्रोड्यूस। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होता है और बॉडी उसको इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाती है तो ये टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। मोर देन 95% ऑफ पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप 2 डायबिटीज। ओवरऑल डायबिटिक पेशेंट का 95% टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। इट मीन्स ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट बॉडी उसको
यूज नहीं कर पा रही है इफेक्टिव तरीके से। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज लार्जली ड्यू टू एक्सेस बॉडी वेट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। टाइप 2 डायबिटीज इसलिए होता है बिकॉज लोगों का जो बॉडी वेट है वो एक्सेस हो रहा है एंड फिजिकल एक्टिविटी वो कोई कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। सिम्टम्स में भी सिमिलर टू दोज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज बट आर ऑफन लेस मार्क्ड। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स लगभग कॉमन होते हैं। व्हाट इज 2030 डब्ल्यूएचओ टारगेट फॉर डायबिटीज? डायबिटीज के लिए डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक के लिए क्या क्या टारगेट सेट किए हुए हैं? 2030 WHO target for diabetes, 80% of people with diabetes are diagnosed and 80% of people with diagnosed diabetes have good control of glycemia। 2030 तक के लिए WHO ने टारगेट रखा हुआ है कि डायबिटीज के 80% पीपल को डियाग्नोस्ड किया जाएगा और डियाग्नोस्ड पीपल के 80% का ग्लिसेमिया को गुड लेवल तक कंट्रोल किया जाएगा। With 133 million people remaining undiagnosed, India has to rapidly scale up diagnosis to meet the 2030 WHO target for diabetes। 133 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर अनडियाग्नोस्ड है। इट मीन्स मोर देन हाफ से ज़्यादा ये ट्रीटमेंट इनका नहीं चल रहा है। WHO के 2030 तक के टारगेट को मीट करने के लिए इंडिया को डियाग्नोसिस को रैपिड करना होगा सो दैट WHO के डायबिटीज से रिलेटेड टारगेट को अचीव किया जा सके। व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज के वेरियस कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फूड, पर्टिकुलरली हाई कैलोरी फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड सैचुरेटेड फैट एंड सेडेंट्री लाइफ आर टू मेजर कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज। अनहेल्दी फूड का कंजप्शन आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अनहेल्दी फूड जिसमें हाई कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड एंड सैचुरेटेड फैट जिसमें होता है, ये कुछ ऐसे अनहेल्दी फूड हैं जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट आज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है और ये जो दो फैक्टर हैं ये वो फैक्टर हैं जिन्हें कंट्रोल किया सकता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया सकता है। सिगरेट स्मोकिंग रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज बाय 30% टू 40% कंपेयर्ड विद दोज हु डू नॉट स्मोक। जो पर्सन स्मोक नहीं करते हैं और जो पर्सन स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग करने वाले पीपल के अंदर डायबिटीज के चांस 30 to 40% बढ़ जाते हैं। निकोटिन द एडिक्टिव सब्सटेंस इन टोबैको impairs the function and amount of insulin producing beta cells, thereby affecting insulin production and regulation of glucose production, which together play an important role in the onset of diabetes। टोबैको के अंदर जो निकोटिन होता है वो एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि बीटा सेल की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने की जो कैपेसिटी है ये उसका जो फंक्शन है, इट मीन्स बीटा सेल का इंसुलिन प्रोड्यूस करने के फंक्शन और अमाउंट को निकोटिन अफेक्ट कर सकता है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन अफेक्ट होता है तो इसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रोडक्शन के रेगुलेशन इससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा और जिसकी वजह से डायबिटीज लोगों को हो सकता है। इट मीन बॉडी के अंदर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होती है, बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का फंक्शन करता है। निकोटिन की वजह से बीटा सेल की फंक्शनिंग अफेक्टेड होती है जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा और इंसुलिन के प्रोडक्शन के अफेक्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का रेगुलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है और इससे डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। निकोटिन ऑल्सो इंड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, अनदर फैक्टर कॉजिंग डायबिटीज। निकोटिन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। This question is related to this article. Which of the following is associated with diabetes mellitus? Diabetes mellitus से related कौन सा statement right है? ऑप्शन टू हाई शुगर लेवल एंड लो इंसुलिन लेवल इन ब्लड। बॉडी के अंदर जब हाई शुगर लेवल हो जाता है एंड लो इंसुलिन लेवल हो जाता है तो इस सिचुएशन को डायबिटीज मिलिटस कहा जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ COP29? व्हाट डू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वांट? This article is related to some points of syllabus of UPSC. YA News. The 29th edition of the Conference of Parties, the most important of UN's climate conference, was end on November 22 after 11 days of negotiations.
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 29th एडिशन अभी नवंबर 22 को क्लोज हुआ है, जो कि यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रहा है और 11 डेज कंटिन्यू इसमें नेगोशिएशंस किए गए थे। इट टेक्स अ कलेक्टिव स्टेप फॉरवर्ड इन एड्रेसिंग राइजिंग कार्बन एमिशंस। राइजिंग कार्बन एमिशंस को एड्रेस करने के लिए इसमें कुछ कलेक्टिव स्टेप्स को फॉरवर्ड किया गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉप 29? कॉप 29 का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर वन, डिमांड टू इंक्रीज फाइनेंस टू मीट एमिशन टारगेट। एमिशन टारगेट को मीट करने के लिए यहाँ पर फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा डिमांड किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज हैड स्टेटेड दैट एटलीस्ट $1 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम 2025 to 35 वुड बी नेसेसरी टू मीट एमिशन टारगेट। डेवलपिंग कंट्रीज ने डेवलप्ड कंट्रीज से कहा है कि इन्हें अपने एमिशन टारगेट को मीट करने के लिए 2025 से 2035, इट मीन्स आने वाली जो 10 ईयर हैं, इन 10 ईयर में पर ईयर $1 ट्रिलियन की इन्हें नीड होगी। टू दिस एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोबिलाइज्ड एंड ट्रांसफर $115 बिलियन 2021-22। इससे पहले 2021-22 में डेवलप्ड कंट्रीज ने $115 मोबिलाइज किया और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ट्रांसफर किया। नंबर टू, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। NCQG न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए यहाँ पर NCQG यहाँ पर इनिशिएट किया गया। इट रेफर टू द मनी दैट विल बी गिवन टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू मीट देयर गोल्स टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कर्ब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। NCQG ये मनी के अमाउंट को रेफर करता है। डेवलपिंग कंट्रीज को अपने आप को फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने के लिए ईयरली जितना अमाउंट की नीड होगा, इस अमाउंट ऑफ मनी को NCQG कहा जाएगा, सो दैट डेवलप्ड कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कर्व कर सकें। इट मीन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को ईयरली कुछ फाइनेंस चाहिए। ओवरऑल जितना फाइनेंस इन्हें चाहिए उस मनी को न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कहा जाता है। नंबर थ्री, शार्प स्प्लिट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इस समिट के अंदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कुछ शार्प स्प्लिट शो किए गए। द टॉक इन बाकू वर एक्सपेक्टेड टू कंक्लूसिवली एग्री अपॉन टू इंक्रीज क्लाइमेट फंड, but a sharp split between developed and developing countries on the quantum and other basic aspect of what this NCQG should look like। बाकू के अंदर जो ये COP 29 के अंदर टॉक्स हुए हैं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्लाइमेट फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कंक्लूसिवली एग्रीमेंट किए जाएंगे, बट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में कुछ शार्प स्प्लिट देखने को मिला, जिसका मेन वजह फंडिंग के क्वांटम से रिलेटेड था। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज जो डिमांड कर रहे हैं फंडिंग, वो डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसा लगता है कि वो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इस वजह से डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कुछ शार्प स्प्लिट इस कॉन्फ्रेंस में शो हुए। व्हाट डू डेवलपिंग कंट्रीज वांट? डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड क्या है? नंबर वन, डेवलप्ड कंट्रीज शुड पे द बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड है कि डेवलप्ड कंट्रीज बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस पे करें। Nearly all developing countries include China, India, and the group of 77 countries. Some coalitions, such as the like-minded developing countries (LMDC), least developing countries (LDC), small island developing countries (SIDS), etc., are largely agreed on developed countries to pay the bulk of climate finance. पूरे वर्ल्ड के अंदर all developing countries, such as China, India, group of 77 countries, and some coalition such as LMDC, LDC, SIDS, सभी डेवलपिंग कंट्रीज ने लार्जली ये एग्री किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस के लिए बल्क पेमेंट करना चाहिए। It is necessary as this year the latest scientific assessment suggests carbon emissions will likely increase 0.8% over 2023। क्लाइमेट फाइनेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक लेटेस्ट साइंटिफिक असेसमेंट के अकॉर्डिंग इस ईयर कार्बन एमिशन 2023 के कंपेयर में 0.8% तक इंक्रीज हो सकता है।
नंबर 2, डिमांड क्लाइमेट फाइनेंस टू मल्टीपल पर्पस। डेवलपिंग कंट्रीज ने मल्टीपल पर्पज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पर डिमांड किया है। डेवलपिंग countries should be provided fund to help countries meet their nationally determined contribution as well as to address existing threat to climate change and make good for climate damage already have। डेवलपिंग कंट्रीज ने फंड जो डिमांड किया है, ये इसलिए डिमांड किया है ताकि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मीट किया सके, एज वेल एज कंट्रीज के अंदर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने थ्रेट हैं उसको एड्रेस किया जा सके, और ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट डैमेज हो चुका है उसकी गुडविल के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट फाइनेंस की नीड है। इट मीन्स इन्होंने जो डिमांड किया है ऑलरेडी क्लाइमेट डैमेज को रिकवर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी थ्रेट हैं, एग्जिस्टिंग थ्रेट हैं, उसको एड्रेस करने के लिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के टारगेट को मीट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर फाइनेंस डिमांड किया है। The NDC are targeted voluntary plans for all countries to reduce carbon emissions by certain quantities until 2030। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC ये टारगेटेड वॉलेंट्री प्लान्स हैं कंट्रीज के, सो दैट 2030 तक कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। इट मीन्स NDC कंट्रीज के द्वारा कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए 2030 तक किए गए टारगेट है, जो कि वॉलेंट्री बेस्ड टारगेट है। नंबर 3, NCQG शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट कंट्रीब्यूशन बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा NCQG में कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए on the basis of their historical contribution to existing carbon concentration in the atmosphere as well as their per capita GDP। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि जो NCQG है, इस NCQG में डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज का कार्बन कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा रोल रहा है। बात अगर पर कैपिटा जीडीपी की जाए तो चाइना एंड अमेरिका, स्पेशली अमेरिका का जो पर कैपिटा जीडीपी कार्बन एमिशन है वो हाईएस्ट है। फंड शुड बी इन द फॉर्म ग्रांट और लो कॉस्ट लोन। डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड किया कि जो फंड होंगे, जो जनरेट किए जाएंगे डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, वो ग्रांट और लो कॉस्ट लोन की फॉर्म में होने चाहिए। मेजर डिमांड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड ऑफ इंश्योरिंग मोस्ट ऑफ द मनी इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और लो कॉस्ट लोन रिमेन अनमेट। डेवलपिंग कंट्रीज ने डेवलप्ड कंट्रीज से डिमांड किया था कि जो भी फंडिंग किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा वो ग्रांट की फॉर्म में या लो कॉस्ट लोन की फॉर्म में होना चाहिए, बट अभी ये जो इनका डिमांड था ये अभी तक अनमेट रहा है। व्हाट इज द डेवलप्ड वर्ल्ड से, डेवलप्ड वर्ल्ड का क्या कहना है? नंबर 1, अनरीजनेबली हाई डिमांड। डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि इन कंट्रीज के द्वारा, इट मीन डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा जो डिमांड की जा रही है वो अनरीजनेबली हाई डिमांड है। डेवलप्ड कंट्रीज लीड बाय द यूरोपियन यूनियन से दिस डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज आर अनरीजनेबली हाई। यूरोपियन यूनियन, डेवलपिंग कंट्रीज, इनका कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को डिमांड है वो अनरीजनेबली इतनी हाई है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए फुलफिल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। नंबर 2, ऑल कंट्रीज शुड कलेक्टिवली वर्क। दे सेड ऑल कंट्रीज शुड कलेक्टिवली वर्क टू रेज क्लाइमेट फाइनेंस टू $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2030। डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि 2030 तक पर ईयर $1.3 ट्रिलियन का फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस सभी कंट्रीज को कलेक्टिवली रेज करना चाहिए। नंबर 3, प्रॉमिस टू रेज ओनली $250 to 300 बिलियन पर ईयर। डेवलप्ड कंट्रीज ने 250 से $300 बिलियन पर ईयर रेज करने के लिए यहाँ पर प्रॉमिस किया है, बट इतने फाइनेंस से डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्लोबल एमिशन टारगेट है उसको अचीव नहीं किया सकता। डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीइंग दैट दे मस्ट टेक द लीड, दे have only a set of goal of $250 to 300 billion by 2035 per year। Number 4, finance through variety of sources। Goal of 2050 30 $250 to 300 billion would consist of a variety of sources including public and private, bilateral and multilateral and alternative sources। डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा है कि जो 250 से लेकर $300 बिलियन तक का जो ये फाइनेंसिंग किया जाएगा पुअर कंट्रीज के लिए, वैरायटी ऑफ सोर्स के थ्रू किया जाएगा, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट के थ्रू, बायलैटरल, मल्टीलैटरल एंड अल्टरनेटिव सोर्स के थ्रू ये फाइनेंसिंग किया जाएगा। हैव एनी कॉन्क्रीट एग्रीमेंट बीन मेड इन COP29? क्या COP29 के अंदर
कॉन्क्रीट एग्रीमेंट कोई किया गया है। द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्फ्रेंस सॉ एन एग्रीमेंट ऑन कार्बन मार्केट टू बी सुपरवाइज्ड बाय यूएन। COP29 का जो फर्स्ट डे था, इसमें सबसे पहला जो एग्रीमेंट फर्स्ट डे किया गया था वो कार्बन मार्केट से रिलेटेड किया गया था, जिसको यूएन के द्वारा सुपरवाइज करने का यहाँ पर मैंडेट किया गया। साझा मार्केट will allow countries to trade carbon credits certified reductions of carbon emissions among themselves and whose prices are determined as a consequence of emission cap imposed by countries। कार्बन मार्केट जो होते हैं वो कंट्रीज को ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स, यानी कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करने की परमिशन देते हैं, और इसके थ्रू कार्बन एमिशंस को सर्टिफाइड तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है। यानी हर कंट्री कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड कर सकता है, और कार्बन क्रेडिट्स का जो प्राइस होगा एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा सेट किया जाएगा। उस कंट्री ने एमिशन कैप जो इम्पोज किए हैं अपने कंट्री के अंदर, उसके थ्रू यहाँ पर ये प्राइसेस फिक्स किए जाएंगे। इंडिया इज ऑल्सो डिस्कसिंग बायलैटरल डील टू ट्रेड कार्बन विद सेवरल कंट्रीज। कार्बन के साथ वेरियस कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए इंडिया ने कई बायलैटरल डील किए हैं। एन एग्रीमेंट सच एज वन इन बाकू कुड बी अ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेट इंडियाज ओन कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। बाकू के अंदर ये जो एग्रीमेंट किया गया है ये इंडिया के कार्बन ट्रेडिंग मार्केट को एक्टिवेट करने के लिए ये कैटलिस्ट का काम कर सकता है। While there is criticism among environmentalist group that enough discussion did not take place to facilitate climate finance, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप ने क्रिटिसाइज किया है COP29 समिट का, बिकॉज यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए एनफ डिस्कशंस नहीं किए गए हैं। These are some previous year questions related to this article. Question number 1, regarding carbon credits from the following statement which is not correct। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आंसर डी होगा। बाकी ए बी सी करेक्ट होंगे, क्लाइमेट कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, फर्स्ट पॉइंट इज राइट। कार्बन क्रेडिट आर अवार्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड कार्बन greenhouse gas below their emission quota, this point also right। The C point, the goal of the carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission, it is also right। Question number 2, which was asked in 2020, which one of the following statement best the term social cost of carbon। It is a measure in a monetary value of the answer A होगा long term damage done by a ton of CO2 emission in a given year। किसी ईयर में 1 टन CO2 के एमिशन की वजह से जो लॉन्ग टर्म डैमेज होते हैं उसको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहते हैं, और इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। इट मीन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन का मीनिंग है कि 1 ईयर के अंदर 1 टन कार्बन एमिशन की वजह से जो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है उसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2023 लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 दिया है एंड स्टेटमेंट सेकंड ऑल्सो गिवन है। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। स्टेटमेंट 2 ऑल्सो इज करेक्ट, बट आंसर इज बी, both statement 1 and statement second are correct, and statement second is not the correct explanation for statement 1। statement 1 और 2 दोनों सही हैं, बट statement second statement 1 का correct explanation नहीं है। this is mains question which was asked by the UPSC in 2014। should the pursuit of carbon credit and clean development mechanism set up under UNFCCC be maintained even though there has been a massive slide in the value of a carbon credit, discussed with respect to India's energy needs for economic growth। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। व्हाट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, and we will also discuss about the Supreme Court cracked down on the CAQM। CAQM means Commission for Air Quality Management।
This article is related to some points of UPSC syllabus such as GS paper 2, government pollution and degradation, statutory bodies, government policy and interventions. What is issue? Air pollution in Delhi has been in the severe and severe plus category for the most part of the last 10 days. लास्ट 10 डेज में दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन रहा है वो सीवर टू सीवर प्लस कैटेगरी में रहा है. This week, the Supreme Court pulled up the Commission for Air Quality Management (CAQM), the government's monitoring agency, on its adequate pollution control response. इस वीक सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग एजेंसी CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इनएडिक्वेट पॉल्यूशन कंट्रोल रिस्पॉन्स की वजह से पुल्ड अप किया है. व्हाट इज CAQM? Commission for Air Quality Management. The CAQM is in the National Capital Region and adjoining areas come into existence through an ordinance in 2020, which was later replaced by an Act of Parliament in 2021. CAQM National Capital Region, it means NCR और adjoining areas के लिए एक ऑर्डिनेंस के थ्रू 2020 में लाया गया था. बाद में 2021 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था. The Commission for Air Quality Management was set up for better coordination, research, identification, and resolution of problems surrounding air quality and connected issues. एयर क्वालिटी एंड कनेक्टेड इशूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, रिसर्च के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड रेजोल्यूशन के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सेटअप किया गया था. It initially had 15 members comprising officials past and present of Environment Ministry and other department of Union Government, as well as officials of various state government and representative uh, from NGOs and various agencies. स्टार्टिंग में CAQM के अंडर 15 मेंबर्स थे, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंक्लूड थे, और साथ में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट NGO के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें बिलोंग करते थे. द CAQM हैव नाउ 27 मेंबर्स. करंटली इसमें 27 मेंबर्स हैं. द CAQM रिप्लेस द EPCA Environment Pollution Prevention and Control Authority which was formed in 1998 by the Supreme Court. 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने EPCA फॉर्म किया था. EPCA मीन्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी. बाद में इसको CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया. EPCA वॉज नॉट बैक्ड बाय स्टेट्यूट. EPCA को स्टेट्यूट का स्टेटस नहीं दिया गया था, जबकि CAQM को करंट में स्टेट्यूट का स्टेटस मिला हुआ है. Many of the measures of EPCA being followed by the CAQM, including the Graded Response Action Plan or GRAP, a list of temporary emergency measures to control air pollution. EPCA के मैनी प्रोविजंस थे जिन्हें CAQM में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसमें से एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी इमरजेंसी मेजर्स, टेम्परेरी इमरजेंसी मेजर्स टेकिंग किए जाते हैं, उसका एक लिस्ट होता है. व्हाट आर द पावर ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या क्या पावर होती हैं? अंडर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, the CAQM was given the power to take all measures, issue directions, and entertain complaints as it deems necessary for the purpose of protecting and improving the air quality of air in NCR and adjoining areas. Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021. इस एक्ट के अंदर CAQM को वेरियस पावर्स दी हुई हैं, सच एज टेक ऑल मेजर्स. ये कई सारे मेजर्स एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ले सकता है. डायरेक्शंस इशू करने की पावर दी गई है. कंप्लेंट रेज करने की पावर दी गई है. एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर नेसेसरी मेजर्स CAQM के द्वारा टेकिंग किए सकते हैं. Under Section 14 of the Act, the CAQM can initiate stringent actions against officers for not following its order. एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर CAQM नॉन कंप्लाइंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस टेकिंग कर सकता है. व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट पुल्ड अप द CAQM? लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पुल अप क्यों किया? ओवर द ईयर्स
The Supreme Court, which has been hearing on an ongoing case on the air pollution, has pulled up different government and agencies for their legality. Uh, Over the years, सुप्रीम कोर्ट ने जब भी एयर पॉल्यूशन के केस का हियरिंग किया है, वेरियस गवर्नमेंट एंड एजेंसी को उनके लेजिटिमिटी की वजह से पुल अप सुप्रीम कोर्ट करती रही है. On November 18, the Supreme Court slammed the CAQM for delayed action while directing stringent curbs under Stage 4 of the GRAP. सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के लिए GRAP के स्टेज 4 के अकॉर्डिंग स्ट्रिंजेंट कर्व डायरेक्ट किए थे. इट मीन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर CAQM को पॉल्यूशन से पहले कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए कहा था, बट ये जो एक्शंस हैं CAQM के द्वारा काफ़ी डिले हो गए थे. CAQM rather than taking preemptive action to contain air pollution, it waited in vain for the air to improve. CAQM एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्री एम्प्टिव एक्शन लेने की जगह इसने एयर क्वालिटी को इम्प्रूव होने का ये वेट करता रहा, जिसके बाद एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा सीवर कंडीशन में चली गई. इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको पुल अप किया है. स्टेज 4 इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर ग्रैप and according to CAQM's rules, it is supposed to be implemented when the air quality category is likely to fall to severe plus and is likely to remain in that level for 3 or more days. ग्रैप के अंदर स्टेज 4 हाईएस्ट लेवल होता है रेस्ट्रिक्शंस का. CAQM के रूल के अकॉर्डिंग अगर एयर क्वालिटी 3 और मोर डेज के लिए कंटिन्यू सीवर प्लस कैटेगरी में रहती है तो CAQM को स्टेड एक्शंस लेने होते हैं. The court pulled up the CAQM for delaying implementation of curbs through the air quality index has slipped to the severe plus category. कोर्ट ने CAQM को कर्ब्स के इम्प्लीमेंटेशन को डिले करने की वजह से पुल अप किया है, जिसके बाद एयर कैटेगरी काफ़ी सीवर एयर का जो पॉल्यूशन लेवल है वो सीवर प्लस कैटेगरी में चला गया है. In this article, we will discuss about H5N1 or bird flu. Can H5N1 bird flu infect humans? This issue is related to the syllabus such as GS paper 2, GS paper 3, health, economics of animal rearing. Why in news? During 2020, the highly pathogenic avian influenza A H5N1 virus of clade 2.3.4.4b emerged and rapidly spread across many parts of Africa, Asia and Europe. 2020 में हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस का एक इम्पोर्टेंट क्लेड 2.3.4.4b, ये क्लेड अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के वेरियस कंट्रीज में स्प्रेड होता है. In 2021-22, the 2.3.4.4b clade of H5N1 first spread to North America and then to South America, where it caused large-scale mortality of seabirds. 2021-22 में H5N1 का जो क्लेड है फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड होता है, उसके बाद साउथ अमेरिका में स्प्रेड होता है. साउथ अमेरिका में इसने सी बर्ड्स का लार्ज स्केल पर मोर्टेलिटी किया. दिस वायरस कैन स्प्रेड टू मैरिन ममल्स. ये जो वायरस है अब मैरिन ममल्स तक स्प्रेड हो सकता है या हुआ है. इट स्प्रेड अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एंड Chile in 2020-23, infecting and killing 30,000 sea lions. The virus also spread to dolphins, otters and other marine mammals. 2020-2030 में ये पेरू एंड चिले के कोस्ट पर पहुंचा, जहां पर इसने 30,000 से ज़्यादा सी लायंस को किल किया और डॉल्फिन्स, ऑटर्स एंड अदर मैरिन ममल्स के अंदर ये वायरस रीच कर चुका है. इन अर्जेंटीना द वायरस स्प्रेड टू एंड किल्ड ओवर 17,000 एलिफेंट सील्स. अर्जेंटीना में इसने 17,000 से ज़्यादा एलिफेंट सील को किल किया है. About bird flu, H5N1 also known as bird flu. What is bird flu? Bird flu is an infectious disease in birds caused by avian influenza type virus. It may cause mild to severe illness or sudden death in birds. Domestic poultry like chickens are particularly vulnerable. बर्ड फ्लू एक इन्फेक्टियस डिसीज है जो कि बर्ड में होता है, बट अब ये ममल्स के अंदर भी रीच हो चुका है. एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से ये होता है. बात अगर इसके सिम्टम्स की जाए तो मिल्ड से लेकर सिवियर इलनेस और सडन डेथ तक भी हो सकता है. डोमेस्टिक पोल्ट्री जो होती है सच एज चिकन पोल्ट्री, वहाँ पर ये काफ़ी स्प्रेड हो सकता है.
Avian influenza virus do not usually infect humans, but may sometimes be transmitted to humans who have contact with infected poultry and their secretions and feces or contact with a contaminated surface. Avian influenza वायरस जो होता है यूजुअली ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करता है, बट अगर ह्यूमन इन्फेक्टेड पोल्ट्री के कॉन्टेक्ट में आता है तो ह्यूमन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। हाउ डज बर्ड फ्लू स्प्रेड बिटवीन बर्ड्स? बर्ड फ्लू बर्ड्स के बीच में किस तरह से स्प्रेड होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद नजल एंड रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड। अगर एक बर्ड किसी दूसरे इन्फेक्टेड बर्ड के कॉन्टैक्ट में आता है इसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्टेड बर्ड के फेसिस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है। एंड साइन इन इन्फेक्टेड बर्ड्स में किस तरह के साइन शो हो सकते हैं? लैक ऑफ एनर्जी एंड एपेटाइट, बर्ड को एपेटाइट फील हो सकता है, एनर्जी का लैक हो सकता है, डायरिया हो सकता है। व्हाट इज H5B1 बर्ड फ्लू? एवियन इन्फ्लुएंजा, H5N1 और H5B1 बर्ड फ्लू is a highly pathogenic virus which primarily circulates among birds but can infect mammals. एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, इसको H5B1 के नाम से भी जाना जाता है, बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। H5B1 बर्ड फ्लू है। ये एक हाईली पैथोजेनिक वायरस है जो कि प्राइमरली बर्ड्स में सर्कुलेट करता है और ममल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। H5N1 originated from a virus outbreak in 1996 in China and rapidly evolved into a highly pathogenic strain. चाइना में 1996 के अंदर एक वायरस आउटब्रेक होता है H5N1 का और हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन इसका इवॉल्व होता है। सिंस 2020 इट हैज स्प्रेड अक्रॉस एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड अफ्रीका अंटार्कटिका। 2020 के बाद ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड ऑफ अंटार्कटिका में स्प्रेड होता है। इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट H5N1 आउटब्रेक इन द साउथ ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2015। इंडिया में अगर इस वायरस के आउटब्रेक की बात की जाए तो सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात में 2015 में इसका आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था। ह्यूमन H5N1 वायरस डज नॉट इजीली इन्फेक्ट ह्यूमंस बट सम केसेस कंटिन्यू टू अकर, मेनली लिंक्ड टू पोल्ट्री एक्सपोजर। अगर कोई भी ह्यूमन पोल्ट्री के कॉन्टैक्ट में आता है तो उस केस में H5N1 वायरस ह्यूमन के अंदर में इजीली तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रिमेन रेयर बट द पोटेंशियल फॉर फर्दर केसेस एग्जिस्ट पर्टिकुलरली इन रीजन्स वेयर द वायरस इज एंडेमिक इन पोल्ट्री। जहाँ पर ये वायरस एंडेमिक है स्पेशली पोल्ट्रीज में, वहाँ पर अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है इस वायरस से तो उसके थ्रू ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, बट ये रेयर कंडीशन में ही ऐसा पॉसिबल है। प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रिकमेंडेशंस। WHO advises the public to avoid high-risk environment like live mammal market and practice good hand hygiene. WHO ने पब्लिक के लिए कुछ एडवाइजरीज यहाँ पर रिलीज की है। हाई रिस्क इन्वायरमेंट लाइक लाइव एनिमल मार्केट। WHO ने कहा है कि लाइव एनिमल मार्केट जो कि हाई रिस्क इन्वायरमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। गुड हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ सिक एनिमल एंड अवॉइडिंग कंजप्शन ऑफ सिक पोल्ट्री आर रिकमेंडेड। सिक एनिमल को का प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करना चाहिए। सिक पोल्ट्री के कंजप्शन को अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल एक्सपोज टू इन्फेक्टेड बर्ड्स और इन्वायरमेंट शुड सीक मेडिकल केयर प्रॉम्प्टली। बर्ड कोई भी पर्सन जो इन्फेक्टेड बर्ड्स के कॉन्टेक्ट में आया है या उन बर्ड के इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आया है इमीडिएटली उसको मेडिकल केयर सीक करना चाहिए। दिस इज प्रीवियस ईयर question related to this article. Question number 1. H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which of the following disease? H1N1 वायरस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ये किस डिसीज से रिलेटेड है? आंसर है स्वाइन फ्लू से रिलेटेड H1N1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वायरस कैन इन्फेक्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर है डी 1 2 3। वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, फंगाई को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।